Hello friends, I welcome you to this channel. First of all, you must share and subscribe this channel. और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और आज मैं इस चैनल पे आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डेंजरस होता है। आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स के सेशन में एक चीज़ पढ़ी होगी, नेशनल इनकम क्या होता है, और उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं जीडीपी। और जीडीपी का जो डेफिनेशन है तो बड़ा आसान, इसको फुल फॉर्म जो होता है वो बड़ा आसान है, लोग बहुत आसानी से बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इतना आसान है जितना आसान लोग बताते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जीडीपी होता क्या है, उसके बाद उसका डेफिनेशन होगा और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स है उस पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर दैट एंड बिफोर दैट एक काम करिए, आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं सकल, हिंदी भाषा में सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप इन तीनों वर्ड्स को ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हम किसी फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसी को कहते हैं जो यूज़ करने लायक होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, क्यों? वो प्रोडक्ट जो है प्रोसेस में है तो उसको प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फैन प्रोडक्ट है, कैमरा प्रोडक्ट है, यानी कि आप कैच करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइट प्रोडक्ट है, ठीक है। लैपटॉप प्रोडक्ट है, ये बोर्ड प्रोडक्ट है, इंक प्रोडक्ट है। कारण क्या है? क्योंकि उसे हम तुरंत का तुरंत यूज़ कर रहे हैं, और जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको पैसा देते हैं, और वो पैसा जो है मार्केट में सर्कुलेट होता है, तो हमको पता चल जाता है कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, और वही देश की इकोनॉमी चलाती है। इसीलिए जीडीपी का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन जो है वो बड़ा लंबा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक लेमन लैंग्वेज में इसको समझाने की। तो इसके डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of a country during a financial year, during a financial year, राइट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको लिख रहा है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द, अभी छोटा सा छूट गया था, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये छोटा डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोगों को पता नहीं कितना किताब पढ़ना पड़ता है। और क्यों पढ़ना पड़ता है? इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये जो छोटा सा डेफिनेशन है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से ये थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, और ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं इस नॉलेज को डिसेमिनेट करने में, एंड यू जस्ट मुझे एक फेवर कर दो कि ये थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है पहले ये फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट, समझना है हमें कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या है। तीसरा है फाइनेंशियल ईयर हमें समझना है, और चौथा जो हमें है डोमेस्टिक टेरिटरी समझना है।
अगर हमें ये सब पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी जो होती है उसको क्या कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा होगा मैं जीडीपी को नेशनल इनकम कह रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा एनएनपीएफसी जो है नेशनल इनकम है। एक्चुअली इसका जो ये रिलेटिव टर्म है, हर जगह अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। आप कई जगहों पे देखेंगे 90% टाइम पे एनएनपी भी आपको नेशनल इनकम के रूप में दिखेगा और कई जगह एनएनपीएफसी के रूप में दिखेगा। तो कभी कभी हम लोग जीडीपी को भी नेशनल इनकम कह देते हैं। तो डोंट टेक इट वेरी लाइटली। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई। अब हम लोग एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फाइनेंशियल ईयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट की बात करेंगे, कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट होता है। फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो जब मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन टाइप में करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अगर होता है तो वो कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि इंडिया जब जीडीपी के लिए फाइनेंशियल ईयर का यूज़ करता है तो किस फाइनेंशियल ईयर का यूज़ करता है। ये ऑप्शन आपके सामने है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, या 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, या 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, या इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको बताना है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। जो भी तेज अड़का होगा ना वो बहुत आसानी से बता देगा। अब आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी, कुछ लोगों का आंसर होगा ए, कुछ का बी होगा, कुछ का सी होगा, कुछ का डी होगा। लेकिन आप जरा दिल पे हाथ रखिए और धीरे से रिकॉल करिए और सच्चाई सुनिए। आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा लेकिन हकीकत यही है, लगभग लोगों का आंसर इसमें बी आया होगा। सही है? सच सच बताना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर पहले तो मेरा आंसर बी ही था। ऑफ कोर्स बी होगा आप सबका आंसर। कारण क्या है? कारण क्या है? आपकी आंखों का धोखा। आप धोखा खा गए। जरा आप ध्यान से देखिए, ये 31 मार्च से 1 अप्रैल है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 31 मार्च के बाद दूसरे दिन ही अप्रैल आता है, यानी कि 24 घंटे में ही ये दिन बदल जाता है। यही है कि जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करें, चीज़ें एकदम लाइटली ना लें। आपको लगेगा जो लाइटली वो लाइटली होता नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप जब लड़की देखने जाते हैं तो बहुत लाइटली लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़की का चेहरा देखते हैं कि वो सुंदर दिख रही है। इतनी लाइटली मत लीजिए। अगर आपने इतनी लाइटली लेके शादी कर ली, हो सकता है कि खतरा मोल ले लिया हो आपने, हो सकता है कि नहीं। ये भी एग्जाम्पल है, डू नॉट टेक इट सीरियसली, ठीक है। एजुकेशन पर्पज से है, ठीक। तो मैं आपको बताता हूं कि आपका आंसर गलत है। एक्चुअली आंसर है तो बी, लेकिन वो इस तरीके से लिखा जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब हो गया ये इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है बच्चों। चलो हम देखते हैं कि इन तीनों का कुछ रेलेवेंस है या नहीं है। तीनों का रेलेवेंस है। ये जो है उसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और ये फैक्ट है तो इसे आप रख लीजिए, यानी कि ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। अब मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड आरबीआई फाइनेंशियल ईयर। देखो बच्चों, जब भी आप किसी का एज रेकन करते हैं तो रेकन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल, आइदर शी बी ए गर्ल और ही बी ए बॉय। किसी लड़के या लड़की के एज को जानने के लिए हम लोग कैलेंडर ईयर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कई मामलों में सुना होगा कि तेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे कब है, तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है, उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे कब है। तो जो बर्थडे बताता है कि 1 जनवरी को है, 4 जनवरी को है, तो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है।
जो कैलेंडर आप डेली बेसिस पे देखते हैं उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। तो हम लोगों का जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। तो पहला है कैलेंडर ईयर। लेकिन ये जब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो क्या होता है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें इंडिया का भी अपना एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। और शक संवत के हिसाब से अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो आप लोग अगर यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि चैत्र, बैसाख, फागुन इस टाइप के कुछ मंथ, और कुछ लोग बोलते हैं कि चैत्र का महीना है, सावन का महीना है। आपने सुना होगा सावन के महीने में पेड़ों पे झूले लगते हैं। तो ये जो सावन का महीना, ये सारा जो महीना है, क्या वो एग्जिस्टेंस है, रियलिटी में है, या बस लोगों को कहना है कि बस ये है? तो बच्चों वो रियलिटी में है और उसी को हम फॉलो करते हैं। और ये जो फॉलो किया जाता है वो एग्रीकल्चर के बेस पर फॉलो किया जाता है। आपको मैं एक चीज़ छोटी सी याद दिलाता हूँ। अगर याद हो आपको तो हमारे यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली और होली, ये जो त्यौहार है वो खुशियाँ हैं। किस बात की खुशियाँ हैं आपको पता है? ये खुशी है फसल कटने की। याद करके सोचो, देखो अगर आप किसान हैं तो हमेशा जो दिवाली और होली आती है वो दो फसलों के बाद आती है। एक फसल जो होती है वो होती है चावल की और एक फसल होती है गेहूं की। अभी इस समय फसल जो है वो चावल की चल रही, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का मंथ है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को। तो इस समय आपको पता होगा नवंबर में दिवाली है। अब वो दिवाली से पहले चावल की खेती कटेगी तो किसान खुशी मनाता है, उस खुशी को दिवाली कहते हैं, राइट। तो यही कारण है कि हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर रखते हैं वो इसी कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं। अब बात आती है कि ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि हम फाइनेंशियल ईयर जो है शक संवत के हिसाब से रखते हैं, अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं या हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखते हैं। तो आरबीआई क्यों नहीं रखता? बच्चों फॉलो तो सेम चीज ही करता है, वो इसी कैलेंडर को फॉलो करता है, शक संवत को। बस वो छोटा सा डिफरेंस इसलिए बना के रख देता है ताकि वो मार्केट के अंदर की जो सर्कुलेशन है ना, वो सर्कुलेशन पूरी हो जाए। इसीलिए अब आपको मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ गेहूं की खेती पे। गेहूं की खेती मई जून तक कट जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि फसल कट गई, पूरा खेत खाली हो गया। कब? जून में। जून में बहुत तपती हुई गर्मी होती है और उसी में किसान गेहूं खेत काट के फसल को बेचना शुरू कर देता है। और एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, मज़ेदार बात, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। इंडिया एक ऐसा देश है बच्चों जहां शादियों का भी मौसम होता है। याद है आपको, शादी के कार्ड हमेशा जून जुलाई में ही आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इस एग्रीकल्चरल कंट्री होने के नाते इसके पास जब पैसा आएगा तभी तो शादी करेगा किसान। और पैसा कब आएगा? पैसा कब आएगा? जब फसल कटेगी। और जब फसल कट जाएगी और पैसा आ जाएगा तो मार्केट में पैसे की कमी है या नहीं है यह आरबीआई को पता चल जाता है। दैट इज वाई अगर किसी ने पूछा आपसे कि आरबीआई जो है वो अपना कैलेंडर किस बेसिस पर रखता है, तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चरल बेसिस पे रखता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट समझा था। कौन सा बच्चों? याद करना है, फाइनेंशियल ईयर का। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, वो है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है हमारा पसीना बहुत हो रहा है यार, गर्मी है, मेरे घर में एयर कंडीशन नहीं है, पंखा है, उसी से काम चला रहा हूँ। बट एनी हाउ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मैं थोड़ा सा फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का आदमी हूँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं पुराने, उन्हें पता है कि मैं गरीब बच्चों की मदद भी करता हूँ। और मैं जब पैसा ठीक था मेरे पास, मैं कमाता था, और तो मैं बच्चों को किताबें वगैरह फाइनेंस कर देता था। एनी हाउ ये ऊपर वाले ने मुझे अगर कुछ दिया है तो उसे बांटने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हाँ बच्चों, एक काम करना है कि आपको भी जब ऐसा लगे कि आपके पास मदद करने की शक्ति है तो आपको उस शक्ति का यूज़ करना चाहिए और आप लोगों की मदद ज़रूर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की। दूसरा कॉन्सेप्ट जो था नॉर्मल रेसिडेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, सिटीज़न और रेसिडेंट दोनों में फ़र्क है। रेसिडेंट का मतलब आराम से समझिए, जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आप रेसिडेंट हैं। अगर मैं आपके घर में आया तो भी तो रहूँगा, तो जो रहता है उसको रेसिडेंट कहते हैं।
लेकिन क्या मैं आपके घर का सदस्य हूं? नहीं। लेकिन आपके घर का रेसिडेंट हूं या नहीं? हाँ। यानी कि ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से इस देश में रहने वाला हर आदमी इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। इस देश में रहने वाला हर आदमी रेसिडेंट कहलाएगा। सही है। तो आप रहते हैं तो आप भी रेसिडेंट हैं। क्या फॉरेनर भी रहता है इंडिया में? बिल्कुल रहता है, तो वो भी इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि फॉरेनर और आप दोनों में से सिटीजन कौन है? तो आप कहेंगे सर मैं सिटीजन हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सिटीजन हैं। तो दूसरा कौन है? सिर्फ रेसिडेंट है। यानी कि जब मैं इंडियंस की बात करूंगा तो वो इंडिया के लिए रेसिडेंट भी होंगे और सिटीजन भी होंगे, लेकिन एक फॉरेनर केवल और केवल रेसिडेंट होगा। बट किस फॉरेनर को हम रेसिडेंट कहेंगे? जैसे मेहमान और किराएदार दोनों में फर्क है। मैं आपके घर 2 दिन के लिए आया तो मैं मेहमान हूं, तो आप मुझसे पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। अगर पैसा नहीं लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं आपके यहाँ किराए से रहूंगा तो आप पैसा लेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और आपको पैसा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक फॉरेनर जब इंडिया में आता है तो उसे इंडिया में कम से कम 12 महीने रहना होता है। 365 दिन याद रखना है, डेज आपको याद रखना है। 365 दिन उसे इंडिया में रहना पड़ता है। सिर्फ रहना ही नहीं पड़ता है, उसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करनी होती है, आर्थिक गतिविधि भी करनी होती है। अगर वो आर्थिक गतिविधि नहीं करता है तो हम उसे रेसिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? एनी फॉरेनर जो इंडिया में 12 मंथ्स 365 डेज रहे प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। ये तो फॉरेनर के लिए, आप भी इंडिया में रहते हैं और आप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बट आप रेसिडेंट कम सिटीजन भी हैं। बट ये फॉरेनर कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट है। ध्यान रखें हमेशा, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक विदेशी इंडिया में 12 महीने रहता है तो इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जब दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर भी रहते हैं, लेकिन कितना दिन रहना पड़ेगा आपको? 365 दिन। और वहां पर क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा। इंजीनियर बन के चले गए, आप डॉक्टर बन के चले गए। ठीक है। तो ये जब एक्टिविटी करेंगे तभी वो देश आपको वहां का नॉर्मल रेसिडेंट मानेगा, अदरवाइज वो आपको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। क्या अपवाद है? एक बात और आराम से और कान खोल के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर एक स्टूडेंट अमेरिका जाता है, एक स्टूडेंट अमेरिका जाता है तो हो सकता है कि वो 365 दिन से ज़्यादा रहे। अगर वो ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो लगभग वो 3 साल रहेगा। लेकिन क्या एक स्टूडेंट को जो वीज़ा दिया जाता है उस वीज़ा पे वर्क परमिट होता है? वर्क परमिट नहीं होता है, वो एजुकेशनल वीज़ा होता है। यानी कि वह आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन वो 365 दिन से ज़्यादा रह रहा है। तो क्या इसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है। प्लस का मतलब है ये दोनों घटनाएं साथ में घटनी चाहिए। एक घटना तो घट रही, दूसरी नहीं घट रही है, तो ये नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ये होगा। किसका एक्सेप्शनल होगा? नॉर्मल रेसिडेंट का। ठीक ऐसे ही अगर हम पेशेंट की बात करें तो पेशेंट भी एक्सेप्शनल होगा। कारण क्योंकि पेशेंट खुद बीमार है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर नहीं सकता, और अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है, तो ये है, और नॉर्मल रेसिडेंट के एक्सेप्शन कौन है, तो ये दोनों हैं। कौन कौन है? पेशेंट और स्टूडेंट। अब हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो देखो, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ही पढ़ाता हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सिंपल सी बात है, एक फेवर कर देना। क्या करना है? यस, वही करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़ते हैं।
फाइनल वैल्यू की बात करते हैं। फाइनल वैल्यू क्या होता है? जब आप लोग घर पे पार्टी करते हैं तो एक चिकन लेकर आता है, एक मसाला लेकर आता है, कोई दारू भी लेकर आता है, कोई चखना लेकर आता है, ठीक है। तब एक आदमी को हम लोग काम दे देते हैं कि एक काम करो, आपका एक काम होगा कि आप चिकन बनाएंगे, ठीक है। और उस चिकन को बनाने में वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और लोग जो दारू पी रहे होते हैं बोलते हैं यार फाइनल हुआ या नहीं, फाइनल हुआ कि नहीं। फाइनल का मतलब क्या है? फाइनल का मतलब क्या है? क्या चिकन खाने के लिए रेडी है? तो चिकन खाने के लिए जब रेडी होगा तो उसको हम कहते हैं फाइनल। उस चिकन को बनाने में जितना खर्चा आएगा उसको हम कहते हैं फाइनल वैल्यू। तो हम लोग ये कहते हैं पार्टी खत्म होने के बाद यार चिकन में 400 खर्चा हो गया। हम कभी ये नहीं कहते कि मसाला वगैरह ये सब, क्यों? इसको हम काउंट ही नहीं करते, हम फाइनल वैल्यू काउंट करते हैं। ठीक जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने सिर्फ चिकन की बात की थी, वैसे ही इंडिया भी ऐसे ही प्रोडक्ट को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करता है जो फाइनली कंजम्पशन के लिए, टू बी कंज्यूम्ड, यानी कि कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, उपभोग के लिए रेडी हैं। जैसे पंखा फाइनल वैल्यू है, कार फाइनल वैल्यू में आ जाएगी, लेकिन कार का इंजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस इंजन को जब कार में लगाया जाएगा तो उस कार के अंदर उस इंजन की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई जो इंजन बना था वो तो इसकी वैल्यू ऐड है। इसीलिए इंडिया में हम लोग रॉ मटेरियल को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि फाइनल वैल्यू का मीनिंग क्या है। तो एक एग्जांपल लेंगे, जैसे किसान है, उसने कॉटन बनाया, उसने कॉटन को बेच दिया, कॉटन को बेचा तो कॉटन लेकर उसने धागा बना दिया, धागे वाले ने धागा बना के बेच दिया, तो इस धागे वाले ने इससे क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया भाई। अरे वाह, आपने तो कपड़ा बना दिया। क्या बनाया? शर्ट बना दिया। वेरी गुड। अब इस कपड़े वाले ने कपड़ा खरीदा और उसने शर्ट बना दिया। अब शर्ट के आगे भी कुछ बनेगा? तो कई बच्चों के दिमाग में खुराफात आ रही होगी कि हाँ सर पोछा बनेगा। अरे गधे, अगर पोछा बनेगा तो पोछा जब खत्म हो जाएगा तो एक काम करना, बहुत सारा पोछा जमा करके ना उसका तकिया बना लेना। लेकिन तकिए के लिए कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो तकिया काउंट नहीं होगा। तो यहां पर हमारा जो शर्ट है ना, ये है फाइनल वैल्यू, ये है फाइनल वैल्यू। तो इंडिया जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेगा तो अपने जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू को काउंट करेगा, और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को वो काउंट नहीं करता, नॉट काउंटेड। लेकिन बच्चों यहां पे एक छोटी सी दिक्कत आती है। जैसे अगर कोई आदमी मर जाता है तो हम लोग सीधे कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आदमी को चोट लग गई है तो उसको घाव पर दवा लगाने के लिए कॉटन का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपके घर पे कोई कपड़ा फट गया है तो उसको सीने के लिए डायरेक्ट हम धागे का कंजम्पशन करते हैं। लेकिन एक बात आती है कि ये सारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे शर्ट बनाया जाता है। यानी कि क्या कॉटन का इस्तेमाल जो दवा के लिए होता है वो मेन पर्पस है, या कॉटन का इस्तेमाल कपड़े के लिए लाया जाता है वो मेन पर्पस है? मेन पर्पस क्या यही है ना, इसीलिए सिर्फ हम मेन पर्पस को काउंट करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इनका इस्तेमाल की वजह से नेशनल इनकम में गड़बड़ी जरूर आ जाती है, क्योंकि भाई कंज्यूम तो ये भी हुए हैं, खरीदा तो ये भी गया है, बेचा तो ये भी गया है, लेकिन हम इसे माइनस करके चलते हैं ये मानते हुए कि कुछ न कुछ ऐसा बात हुआ होगा, ठीक है। अब तक हमने 3 कॉन्सेप्ट समझा, अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो आपके पास आने वाला है डोमेस्टिक टेरिटरी, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो मेरा जो ड्राइंग है, मैप बनाने का जो तरीका होता है ना, मुझे मैप आता नहीं बनाना, फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ। बस इतना ही बना पाता हूँ, इसके ऊपर आप समझ लेना, ठीक है। ये इंडिया है, 1 2 3 4 5 6 7,
और ये जो 7 मैंने डॉट्स यहाँ पर बनाए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी दिख रहे हों, अगर नहीं दिख रहे तो मैं बड़ा बना दूँ थोड़ा। अब शायद आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, एक्चुअली ये डॉट्स नहीं है, ये 7 आइलैंड है और इन 7 आइलैंड को हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये जो आपको इंडिया के अंदर यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं या यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो ये जो इंटरनल एरिया है ना, ये हमारा पॉलिटिकल और जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि जोग्राफी के हिसाब से हम कहाँ तक फैले हुए हैं। जैसे मैं यहाँ तक फैला हुआ हूँ, आप भी कहीं तक फैले होंगे। ठीक है, कोई मोटा है तो यहाँ तक फैला हुआ है, कोई और मोटा है तो यहाँ तक फैला हुआ है। तो आदमी कहाँ तक फैला हुआ है, वैसे ही देश जहाँ तक फैला हुआ है उसको हम जोग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा वाइड होती है, इससे बड़ी होती है। चलो हम देखते हैं कि जो जोग्राफिकल बाउंड्री थी वो कितनी वाइड होती है और कितनी होनी चाहिए। तो आपने ज्योग्राफी वाले टीचर से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इंडिया में ये जो बाउंड्री है वो 200 नॉटिकल माइल तक जाती है और इसका नाम है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको हम कहते हैं। इसका नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्यों है, इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। एक मूवी देखना आप, 26/11 नाना पाटेकर की मूवी है। मुंबई ब्लास्ट में आपने सुना होगा कि ताज होटल पे जो अटैक हुआ था, उस मूवी को आप मिस मत करना। एकदम शुरू के अंदर कुछ 2 मिनट के 1 मिनट का सीन है, उसे आप जरूर देखिए स्टार्टिंग का। उस मूवी में कहा जाता है लगता है हम पाकिस्तानी पानी में आ गए। ये कौन बोलता है, ये वो बोलते हैं जो इंडिया के मछुआरे होते हैं। इसका मतलब वो क्या कह रहे थे कि वो इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल दूर जा चुके हैं। और ये जो 200 नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड के लिए है। हर देश का अपना EEZ होता है और वो कहाँ से होता है, यहाँ से उसके बेसिक बाउंड्री से। हाँ, वो ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि इस जो ज़मीन में पानी के अंदर तक जहाँ तक आपकी ज़मीन जाती है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल होता है। जो दिख रहा होता है वहाँ से नहीं, वो नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से काउंट करते हैं। तो वो आपको ज्योग्राफी में बताया होगा। बट हमारा इकोनॉमिक्स में ये EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि यहाँ तक आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन आपका कानून सिर्फ यहाँ तक चलता है, 20 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ चलता है। और मान लीजिए कि ये एक देश का 200 नॉटिकल माइल है और ये दूसरे देश का 200 नॉटिकल माइल, ये देश यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो पानी है जो किसी भी देश के ना 200 नॉटिकल माइल में आ रहा है और ना ही उसके देश के इस 20 नॉटिकल माइल में आ रहा है, तो इस पानी को हम कहते हैं हाई सी। क्या कहते हैं बच्चों, हाई सी। और इस जगह पर कोई भी आदमी मछली पकड़ सकता है, लेकिन ये आदमी यहां मछली नहीं पकड़ सकता, यहां तक पकड़ सकता है, इस बाउंड्री तक, इसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर मैं आपको कहूं कि आपकी ज्योग्राफी कहां तक है तो आप कहेंगे सर यहां तक, लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स कहां तक है, यहां तक। अभी तो सिर्फ ये छोटा सा है, अभी हम इसके आगे भी बढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो सबसे पहले और सबसे अच्छे क्वालिटी के एयरपोर्ट मुंबई हुआ करता था। तो मान लीजिए कि मुंबई से एक एरोप्लेन उड़ी और वो USA के लिए गई, मान लेते हैं हम यहाँ पे USA है। ठीक है, लेकिन इस एरोप्लेन में जाने वाले यात्रियों की संख्या थी, मानते हैं 200। कितनी संख्या थी बच्चों, 200। और ये जो एरोप्लेन अमेरिका के लिए उड़ रही थी वो सीधे अमेरिका नहीं जा रही थी, वो वाया लंदन जा रही थी, यानी कि वो यहाँ से जा रही थी लंदन से। तो आपको इतना बताना है कि पहले तो ये बताओ कि ये जो गाड़ी है, ये जो एरोप्लेन है, वो कितने स्टॉप पे रुकेगी, 2 स्टॉप पे। एक लंदन स्टॉप है और दूसरा उसका यहाँ पर। तो क्या इस गाड़ी में लंदन जाने वाला यात्री भी बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा भाई, स्टॉपेज है तो वो बैठेगा ही। तो यहाँ से 200 में से 150 आदमी USA के बैठे और 50 आदमी लंदन के बैठे, मान लेते हैं हम। तो यहाँ 50 आदमी क्या होंगे, डी बोर्ड कर देंगे, यानी कि यहाँ से बोर्ड किया तो यहाँ पे डी बोर्ड कर देंगे, वहां पे उतर जाएंगे वो। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो 50 सीट खाली हुई है, कोई ऐसा भी तो यात्री हो सकता है जिसको लंदन से अमेरिका जाना हो सकता है ना।
तो लंदन से अमेरिका जाने वाला यात्री क्या इस बस पे बैठेगा, यानी कि इस एरोप्लेन में बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। लेकिन वो बैठेगा कहाँ से? लंदन से। तो टिकट कहाँ से निकालेगा? लंदन से। तो पैसा कहाँ देगा? लंदन में। लेकिन वो पैसा मिलेगा किसे? इंडिया को। अब कंफ्यूजन आ रहा है क्यों? तो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वो जिस बस में बैठा, वो बस किसकी? मान लीजिए एरोप्लेन को हम बस कह रहे हैं, तो बस किसकी? इंडिया की। उस बस को चलाने वाला कौन? इंडियन। उस इंडियन की सैलरी कौन दे रहा है? इंडिया दे रही है। उस बस का टायर पंचर होगा तो कौन बनवाएगा? इंडिया बनवाएगा। उस बस में जो कंडक्टर है, जो एयर होस्टेस है, वो कौन है? इंडियन है। उनकी सैलरी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। उस गाड़ी को चलाने का पेट्रोल कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। जब सब कुछ हम देंगे तो पैसा कौन लेगा? हम लेंगे। अब एक बात बताओ, पैसा कमाया यहाँ जा रहा है लेकिन इंडिया में आ रहा है, तो यही है, इसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। याद रखना, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आगे चलते हैं। ठीक ऐसे ही आपने सुना होगा मुंबई से एक मर्चेंट नेवी निकली, मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी वो होता है जो सामान वगैरह ढोते हैं ना, आप लोग मशीन मंगाते हैं, हैवी जो चीज़ें होती हैं, जो एरोप्लेन में जाने लायक होती हैं वो तो एरोप्लेन में चली जाती हैं, लेकिन जो एरोप्लेन में जाने लायक नहीं होती वो कहाँ चलती हैं? वो मर्चेंट नेवी में जाती हैं। मान लीजिए अपने मर्चेंट नेवी में मर्चेंट नेवी यहाँ से सॉरी मर्चेंट नेवी यहाँ से निकली। हो सकता है श्रीलंका होते हुए, जापान होते हुए, कहीं और घूमते घूमते जाए। पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह वो घूमेगी, चाहे वो जहाँ पर घूमे, वो चाहे जहाँ से माल उठाए, चाहे जहाँ पर माल डाले, लेकिन वो माल उठाने, डालने या सब कुछ इंडिया कैलकुलेट करता है, क्योंकि उसका सारा काम इंडिया हैंड ओवर, इंडिया उसको कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसको रेगुलेट भी कर रहा है। तो पैसा भी किसके पास आना चाहिए? इंडिया के पास। तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन मर्चेंट नेवी चल रही होगी वो सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही, यानी कि अब तक आप लोगों ने कितना देखा? पहला तो टेरिटोरियल वाटर, दूसरा एयरप्लेन्स, दुनिया की नहीं, इंडिया के एयरप्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा नेवी एंड फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स जो मछली मारने की नौका होती है, ठीक है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जैसे हमने विदेशों में कहीं पर अपने मिलिट्री को बिठा रखा है तो उस जगह का सारा खर्चा इंडिया संभालता है। उस जगह पर जो हमारे मिलिट्री वाले हैं उनको खाना वगैरह सब हम संभालते हैं, सैलरी हम संभालते हैं, तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कहलाएगी। ठीक है, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गए। दूसरा स्काई, आसमान। कौन सा आसमान? इसके ऊपर का आसमान, इंडिया के ऊपर का आसमान। आपने एक डायलॉग सुना होगा, यहाँ तो परिंदा भी मेरे इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता। बिल्कुल सही सुना है। क्यों? क्योंकि आसमान मेरा है। यही कारण है कि मूवीज़ में आपने देखा होगा, बच्चों पसीना हो रहा है बिकॉज एनीवे एसी नहीं आ रहा, तो लगता है 2 बार बोल चुका हूँ ये सॉरी। ऐसा क्यों कहते हैं हम कि वो परिंदा, जब आप देखते हैं एरोप्लेन मूवीज़ में तो कहता है कि सर मैं आपके टेरिटरी में आ रहा हूँ, कृपया मुझे परमिशन दीजिए लैंड करने की। कारण क्यों? वो पूछता क्यों है? अगर वो नहीं पूछेगा तो जैसे हमारे टेरिटरी में आएगा हम उसको मार देंगे। क्यों भाई? आपके घर में आपसे बिना पूछे कोई आएगा तो आप उसे चोर ही तो कहेंगे। यही कारण है कि हर एरोप्लेन को ना पहले पूछना पड़ता है, तभी वो इस्तेमाल कर पाता है। इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, अभी 370 के पहले शायद कुछ लड़ाई हो गई थी, जब 370 हटाया गया, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो एरोप्लेन्स थी उनको पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने के लिए मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? इसी कारण मना कर दिया था क्योंकि वो आसमान जिसका इस्तेमाल करके इंडियन एरोप्लेन्स उड़ कर जाती, वो किसका था? पाकिस्तान का था। अगर उसने मना किया तो आप उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी से उस डोमेस्टिक टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाओ कि इंडिया की जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते तो इतने सारी चीज़ों की जब इनकम आती है
उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए नेशनल इनकम क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं कि जो इंडिया में रह रहे हैं। आप बताओ, ये नेवी, ये मिलिट्री, ये एरोप्लेन क्या इंडिया में रह रही है? इंडिया की है, इंडिया में रह नहीं रही है। ठीक उसी तरीके से मुंबई में आपने एक चीज देखा होगा, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो है HI है यहाँ पर, बॉम्बे हाई इंडिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करने वाला इलाका। ये भी एक क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब ये बॉम्बे हाई तो इंडिया की 200 नॉटिकल माइल के अंदर भी और वैसे भी इंडिया का मामला है। लेकिन क्या इंडियन कंपनी केवल यहीं पर पेट्रोल निकालती है? हमारी कंपनियां विदेशों में भी जाकर पेट्रोल निकालती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म। में एक बात ध्यान रखना है आपको यहाँ जो ऑयल निकाला जा रहा है वो तो इंडिया के लिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम ब्राज़ील या जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के 200 नॉटिकल माइल के अंदर हम पेट्रोल निकालते हैं। ध्यान से समझिए, वो पेट्रोल जो है वो प्रोडक्ट है, पेट्रोल एक प्रोडक्ट है। अगर वो पेट्रोल निकाल कर हम इंडिया भेजते हैं तभी उसको हम अपने GDP में काउंट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इन पूरे लोगों के द्वारा एक साल के अंदर जो इंडिया के पास पैसा आता है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो बच्चों, लग तो बड़ा छोटा रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने इतना कुछ देखा तो आपको लगा कि हाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो फिर इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आई होप सो दैट कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँगा और बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल में या इस बार वीडियो में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, तो मैं उसे अगली बार पूरा करूँगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं उससे बूस्ट होता हूँ। हाँ, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।